अभिनेता का काम है खुद को समर्पित कर देना, और अभिनेता को ज्ञान होना चाहिए कैसे भाव को प्रदर्शित करते हैं, कैसे क्या करते हैं सारे। लेकिन अगर वो सही नहीं कर पा रहा है, अच्छा नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब है कहीं ना कहीं समझाने में भी कमी है। किस ढंग से इसको समझाया जाए, जिस ढंग से इसे समझाया जाएगा उस ढंग से वो नहीं समझेगा, जिस ढंग से उसे समझाया जाएगा उस ढंग से इसे नहीं समझेगा। हम लोग एक दिन की शूटिंग करते हैं और हम लोग समझ जाते हैं कौन सा एक्टर कितने पानी में है। हम लोग तो कास्टिंग के वक्त ही सोच लेते हैं। और मैं एक बात और बता रहा हूँ, अपने बारे में बता रहा हूँ, मैं ज़्यादा टैलेंटेड पर भरोसा नहीं करता, मैं ज़्यादा लगनशील पर भरोसा करता हूँ। कास्टिंग के दौरान मैं मुख्य रूप से इस पर मेरी नजर रहती है, उसका पिकअप कैसा है। पिकअप होता है ना मोटरसाइकिल में, हाँ, इसका पिकअप बढ़िया, उसका पिकअप बढ़िया नहीं है, हाँ, इसका ब्रेक शू घिस गया है, होता है ना, हाँ। तो वैसे ही पिकअप होता है हर किसी के अंदर, किसी भी चीज को ग्रहण करने की क्षमता। तो वो ग्रहण करने की जो क्षमता होती है यह मुख्य रूप से निष्ठा से आती है। तो मैं कास्टिंग के वक्त निष्ठा देखता हूँ सामने वाले की, टैलेंट थोड़ा कम भी है तो चलेगा। और फिर सबसे पहले तो मैं लुक वाइज वो कैरेक्टर के कितना करीब है। मैंने 1-2 100% नॉन एक्टर्स के साथ काम किया। ओके, छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। वो मेरे जीवन का जो पहला नाटक था, मैं कॉलेज में था उस वक्त, पटना साइंस कॉलेज की तरफ से मैंने वो किया, यूथ फेस्टिवल बिहार, उसमें था। तो टोटल 6 प्राइजेस थे, उसमें से 5 लेके उड़ गए। ओके, उसमें 2 लड़कियां थी। एक लड़की जो थी उसको मैंने दिया डायलॉग पढ़ने के लिए, उसका नाम था माह सीमा, मुझे आज भी याद, माह सीमा, उसका नाम। उसने पढ़ना शुरू किया, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने खाना खाया कि नहीं, अच्छा ठीक है, और मैं जाती हूँ। Believe me, she got best actress prize. बेस्ट एक्ट्रेस का प्राइज लिया उसने। कारण क्या जानते हो? मैं सब परेशान नहीं हुआ, मैं बड़ा खुश हो गया, क्योंकि हमारे प्ले में, वो प्ले था समय संदर्भ, हमीदुल्ला का लिखा हुआ हिंदी नाटक है, ठीक, उसका रोल था रोबोट। उससे अच्छा रोबोट तो मुझे मिलेगा नहीं। वो तो एक सिचुएशन फिट बैठ गई, हाँ? एक सिचुएशन ऐसे थी बैठ गई ना, ठीक है। तो निर्देशक का काम ये है, वो उस अंदाज से, तो वो सबसे पहले वो चुनता है अपीयरेंस वाइज, और अपीयरेंस में बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी भी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो बात को? तो सही चुनाव अगर हो जाता है तो आधी जंग तो हम लोग ऐसे ही जीतेंगे, बाकी तो हम कैमरे से कर लेंगे। सिर्फ एक्टर के अंदर निष्ठा होनी चाहिए। एक बार नहीं, बार 10 बार करेंगे, 10 बार नहीं, बार 100 बार करेंगे। अब लोग 100 रिटेक करते हैं। चार्ली चैपलिन का कौन सा शॉट है जो 100 बार रिटेक नहीं हुआ है? वो बार बार ही यूं करता रहता है, यूं चलता रहता है, वहां घुसता है, वहां से निकलता है। क्या एक बार में हो गया होगा? पढ़ो जीवनी चार्ली चैपलिन की, तुमको पता चलेगा कि इन जनरल उसने तो एग्जाम्पल दे दे के बताया कि वो वाला शॉट 125 रिटेक था। जैकी चैन के फाइट मास्टर के साथ मैंने 1 हफ्ते का वर्कशॉप किया। ओके, उसने कहा सर 35 बार तो उन्होंने फ्रैक्चर करवाया। अब कोई भी शॉट उनका ऐसा इन जनरल नहीं होता है जो कम से कम 30-35 रिटेक जिसके नहीं हो। अब वो यहाँ से जंप लेके वहाँ जाता है, वहाँ लटकता है, वहाँ से पैर से मारता है, फिर कितनी टाइमिंग की ज़रूरत है, कितने परफेक्शन की ज़रूरत है। तो उसमें रिटेक्स होंगे। तुम्हें अपना जो यील्ड है ना, उसमें इंच भर भी कमी नहीं आएगी, तो कंटिन्यूटी तुम्हारा मेंटेन हो जाएगी। तो मैंने ओवरऑल बताया है तमाम चीज़ों को, मैं उसे पिन पॉइंट करके नहीं बता रहा हूँ, ओके, लेकिन एक ओवरऑल तुम लोग समझो, ठीक है। मैं अभी जल्दी इसको खत्म कर दूंगा, उसके बाद लंच हम लोग घोषित कर देंगे। लंच वाला सीधे
लेट भी कर सकते हैं आप। हाँ सर। नहीं बाबू, समय टाइम होता है। अगर तैयार हो लंच ना तो पहले कर लो, अब फिर उस बाद खेलकूद करते हैं, यस सर। वो ज़्यादा अच्छा। हाँ क्या कह रही? सही है? हाँ क्यों बाबू, सही है ना? सही सर। जस्ट प्रैक्टिकल्स पे जाते हैं यस सर। कि तुम लोग जो कितने दिनों से सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक शारीरिक श्रम कर रहे हो, बिल्कुल सर, सही बात। कर रहे हो ना? तो मुझे तुम्हारी ग्राह्यता का ध्यान रखना चाहिए ना, जी सर। है कि नहीं? तो मैं अभी उतनी ही दूर और खोज कर मैं वो सब पॉइंट तुमको दे दूंगा जिससे कि शूटिंग करते वक्त तुम्हारे मन में सवाल पैदा हो सके। कुछ जानोगे ही नहीं तो सवाल कैसे करोगे? सही बात है ना? यस सर। इंटेलिजेंट सवाल तो तब होता है जब इंसान उस विषय के बारे में जानता है, तब इंटेलिजेंट सवाल होता है। जब आप कुछ नहीं जानते तो हम बैठ गए भाई फेंको ज्ञान का सागर नाला दो हमको, यही ना होगा। तुम लोग इसके लिए नहीं वो जानते हो, तो जो भी करना है इंटेलिजेंटली करना है। आज आगे बढ़ते हैं। वो अक्सर कहते हैं ना, डोंट डू हार्ड वर्क, डू स्मार्ट। हाँ, तो फिल्में स्क्रिप्ट के फ्लो में शूट नहीं की जाती है। मैं जस्ट बता देता हूँ, आमतौर पर एक ही स्थान एक लोकेशन के सारे सीन जो होते हैं ना उनको एक बार में कर लेते हैं। अब पूरी फिल्म में क्लासरूम के 5 सीन हैं। एक सीन है सीन नंबर 5, दूसरा है सीन नंबर 18, तीसरा है सीन नंबर 56, चौथा है लास्ट सीन। वो सारे सीन जब हम इस रूम में शूटिंग कर रहे होंगे तो इस रूम के जितने सारे कलाकार हैं वो सब एक साथ सबके डेट्स हम ले लेंगे, एक साथ इसकी सेट डिजाइनिंग पर हम सारा काम कर लेंगे, सारी तैयारी कर लेंगे एक साथ। तो इस लोकेशन के सारे सीन हम एक साथ शूट करेंगे। मान लो पूरी फिल्म में तुम्हें तुम्हारी उम्र से बूढ़ा तक बनना है, तो ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी पहली शूटिंग जो हो वो जब तुम 56 साल के थे तब, और दिन के 11 बजे तुम्हारी शूटिंग हो रही हो जब तुम 11 साल के थे। हो सकता है, हो सकता है। अब समझो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी चाहिए, इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। पॉइंट। यस सर। किसी भी सीन का एक सीक्वेंस में शूट नहीं किया जाता है। एक सीन है तो यहाँ से शुरू हुआ यहाँ खत्म हुआ, अगर पहले जो हुआ उसको पहले, बाद में जो हुआ उसको बाद में, फिर जो हुआ उसको बाद में, ऐसे शूट करेंगे तो लाइटिंग का प्रॉब्लम होगा। तो एक साइड की जितनी लाइटिंग्स हैं उसको एक बार लोग शूट करते हैं। वो एक सीन भी सीक्वेंस में शूट नहीं होता है, हर सीन का एक क्लाइमेक्स होता है, याद रखना। अलग से हर सीन का एक क्लाइमेक्स होता है, उसे हम लोग कोर पॉइंट कहते हैं। कोर पॉइंट। यस। व्हाट इज अ कोर पॉइंट ऑफ अ सीन? कोर पॉइंट ऑफ अ सीन इज द पॉइंट जिसके कारण उस दृश्य को फिल्म में रखा गया। अगर वो पॉइंट नहीं होता तो उस सीन की कोई जरूरत नहीं। कोई भी सीन सिर्फ हास्य पैदा करने के लिए डाल दिया स्क्रिप्ट में, कभी नहीं करना। वो कहानी को आगे बढ़ाना चाहिए, और जिस मुद्दे से, जिस पॉइंट से के होने से कहानी आगे बढ़ती है, वो उस सीन का कोर पॉइंट होता है। जनरली अगर सीन को 4 भागों में डिवाइड करो तो 2/3 के बाद, मतलब कि 3/4 के बाद कोर पॉइंट आता है, या 2/3 के बाद कोर पॉइंट आता है जनरली, जहां से दृश्य बदल जाता है। सीन के अंदर कुछ होता है परिवर्तन। सीन से पहले 2 दोस्त थे, आए आपस में सलाह करने के लिए, एक खास कोर पॉइंट आया जहां के बाद दोनों दुश्मन बन गए। Got my point? तुम जो भी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ो सब में तुमको ये पॉइंट मिलेगा। अच्छा, कल जो बातचीत हो रही थी थिएटर के विषय में, उस वक्त बैठे बैठे मुझे ध्यान आया था, तो बाद में होने का ध्यान। एक चीज़ तुम लोग जरूर करो अपने को मांझने के लिए और एकल अभ्यास के लिए, भारी संख्या में नाटक की स्क्रिप्ट और तुम लोग जनरली वही स्क्रिप्ट पढ़ते होगे जो करना है। बल्कि मैं कहूँगा कि नियमित रोज का 1 घंटा टाइम, क्या बोलते हैं उसको, टाइम मैनेजमेंट। सक्सेस का सबसे बड़ा सूत्र होता है टाइम मैनेजमेंट। योर डेली रूटीन का मैनेजमेंट डेली रूटीन में डाल लो ने यार।
कि रोज 1 घंटा हम नाटक की स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे। अब जब तुम पढ़ोगे तो हो तो अंदर से एक्टर, तो किसी न किसी चरित्र को पकड़ के पढ़ोगे। स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट। आज इस चरित्र को पढ़ के पूरी स्क्रिप्ट पढ़ जाओ, कल उसी स्क्रिप्ट को दोबारा पढ़ो किसी दूसरे चरित्र के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गए बात को? Yes, sir. इसका अभ्यास अगर 6 महीने तुमने कर लिया ना, किसी भी विद्यालय की शिक्षा से कम तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं नहीं कर सकता कि ज़्यादा मिलेगा, लेकिन कम तो नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा। स्क्रिप्ट पढ़ने से बहुत फायदा होता है। मैंने थिएटर की कोई शिक्षा नहीं, मैं कर ही नहीं सकता। फिल्म की शिक्षा के लिए मुझे 7 साल लग जाते हैं, लंबे समय तक नौकरी कर ली। लेकिन नहीं, फिल्म एडिटिंग मुझे प्रकाश झा ने सलाह दी थी, अच्छा डायरेक्टर बनना था, तुम डायरेक्टर और ठीक होगा, क्योंकि मैं मेरा बड़ा नाम हो गया था उस वक्त। उन्होंने कहा था तुम एडिटिंग पढ़ोगे तो फायदा होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ, उस दौरान मैंने जो नाटक करना सीखा, निर्देशक बनना सीखा, स्क्रिप्ट पढ़ पढ़ के सीखा। मैं आज बोल रहा हूँ, इतनी स्क्रिप्ट पढ़ी मैंने, तो जो है मैं पढ़ता था तो विजुअलाइजेशन चालू हो जाता था। मैं नाटक को देखने लगता था, सुनने लगता था, तो अपने आप मेरे मन में होने लगता था कि अगर यहाँ पर कुछ ऐसा हो, कुछ वैसा हो, कुछ वैसा हो। तो हर रोज मैं इस एक्सरसाइज से गुजरता था। तो देखते देखते मैं पहुंच गया। व्हाट माय पॉइंट? स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत बड़ी चीज है। तो रोज 1 घंटा नियत कर लो, कभी भी पढ़ो। सर एक ही स्क्रिप्ट को अलग-अलग कैरेक्टर से बिल्कुल पढ़ सकते हो, अलग अलग स्क्रिप्ट पढ़ो, जिसमें दिल लगी वो करो ना। सर वही फायदा। सीधी सी बात, सीधी सी बात। सीखोगे तभी। जबरदस्ती किए जा रहे हैं अपने को, उससे कला नहीं सीख सकते हो। बीपीएससी की तैयारी कर सकते हो, वो कर सकते हो, व्यवस्थित करके हो सकते, समझे? लेकिन ये कला में असंभव है, असंभव है। इतना जान लो, तुम्हें जो मिल गया उसको कैसे सर्वश्रेष्ठ सर जरूरी है कि हम नाटक की स्क्रिप्ट पढ़ें, हम फिल्म की स्क्रिप्ट भी पढ़ बिल्कुल पढ़ सकते हो, या नॉवेल पढ़ सकते हैं, नॉवेल, कहानियाँ, कुछ भी पढ़ो, लेकिन उसमें चरित्र को फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आज जो है ये बन गया चरित्र को फॉलो, यस फॉलो करो। अगर स्टोरी में पढ़ा जाए तो फायदे बस कहूँ ना, देखो आज एक तारीख में आज के जनरेशन का दुर्भाग्य है, क्योंकि उसके पास विजुअल मीडियम इतना ज़्यादा है। क्या करेगा बेचारा यार, करेगा क्या? आंख खोलता है कि विजुअल से चारों तरफ, वो भाग में जाएगा कहाँ? पुस्तक हट गई, खत्म हो गई। देखो विजुअल मीडियम और रिटन मीडियम में फर्क क्या है? है ना, है ना? कोई भी कहानी तुम देखते हो तो उसमें है कि एक लड़का है 8 साल का, पहली पंक्ति है, वो गांव की भेड़ पर दौड़ता हुआ जा रहा है। ठीक? तुम्हारे मन में जो लड़का होगा वो अलग होगा, उसके मन में जो लड़का होगा अलग होगा, इसके मन में जो लड़का होगा वो अलग होगा, उसका अपना विजुअलाइजेशन होगा। रीडिंग से विजुअलाइजेशन की क्षमता बढ़ती है हमेशा, हमेशा जितना इन्वॉल्व होकर रीड करोगे। ओके? और अभिनय के मामले में तो मैं कहूँगा कि नाटक की स्क्रिप्ट सफल, नाटक की स्क्रिप्ट सफल, डायरेक्शन के मामले में फिल्म की स्क्रिप्ट सफल, समझे? बहुत सारी फिल्म की स्क्रिप्ट तुमको इंटरनेट पे मिल जाएंगी आज की तारीख में। यस सर पीडीएफ फॉर्म में पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, बुक फॉर्म ये तुम्हारी अपनी चीज़ है, पीडीएफ में सर वो मैं नहीं कर सकता हूँ और मैं कहूँगा भी नहीं, क्योंकि यार कितनी बुक्स खरीदते फिरोगे, कहाँ तक पहुँचते फिरोगे? तो जो बड़ी प्रैक्टिकलिटी भी रखनी चाहिए ना, है ना? तो चलो पीडीएफ में ही अवेलेबल है, जिस पर भी अवेलेबल है। कैमरे में ना देखें जब तक कि खास तौर से कहा ना गया,
हाँ, कैमरे को कभी धोखा देने की कोशिश न करें। हम पहले ही क्लास में हो चुके हैं। यस सर। सर पर जब ऑडिशन बनाते हैं तो लेंस से ही देखते हैं ना? किसमें? ऑडिशन बनाते हैं या देते हैं ऑडिशन क्यों? सर सेल्फ इंट्रो के टाइम देखना चाहिए आपको अगर सर, बट ऑडिशन के बस सेल्फ इंट्रो। बाकी कोशिश करो कैमरा का हल्का सा लेफ्ट राइट रखे और कल्पना करें कि कैमरे के पीछे कोई दूसरा इंसान बैठा है, उससे बात कर रहे हैं तस्वीर। हाँ सर, यही होता है ऑडिशन में। सर काशी डायरेक्टर सर क्यों नहीं देते? नहीं, वो तो जब ऑडिशन चल रहा है सबसे चतुराई यही है, तर से पूछो सर इन द कैमरा और पूछ लो ना पहले, क्या जाने वो किस दिमाग का आदमी वहाँ बैठा हुआ है। तो नहीं जानते हो, पहले सबका माइंड लेकर के चलो। बस फटाफट हमेशा दृश्य के सब टेक्स्ट को समझने की कोशिश करें। सब टेक्स्ट क्या है तुम्हें पढ़ाया जा चुका है, ये मुझे पता है। मैंने रिहर्सल के दौरान फील कर लिया था। सब टेक्स्ट क्या है? वो भाव जो दिख नहीं रहा है, लाइन के पीछे का रीडिंग बिटवीन द लाइन्स। दो पंक्तियों के बीच भी तुम पढ़ रहे हो, तुम वो भी पढ़ रहे हो जो लिखा नहीं है। ठीक है, दैट इज सब टेक्स्ट। हाँ, डायलॉग के मामले में ऑलवेज याद रखो, एक एक शब्द, एक एक अक्षर जो एक बार बोलो वही बोलो। एक एक शब्द, एक एक अक्षर, ये हर शॉट में तुम इम्प्रोवाइज करने लगो। इम्प्रोवाइज तभी करो जब तुमको इम्प्रोवाइज करने के लिए कहा गया है, नहीं तो जो कहा गया है वो करो। ठीक है? यदि इम्प्रोवाइज कर देंगे तो डबिंग करने में दिक्कत होगी। डबिंग में तुमने शूटिंग में क्या किया है वो तुम्हारे कान में मिलता है, मिलता है। डबिंग में एग्जैक्टली तुम्हें वही करना है जो तुमने पर्दे पर किया है, लेकिन तुम्हें इस बात का चांस रहता है, अगर लिप मूवमेंट का चक्कर नहीं है, अपनी ओर से थोड़ा भाव ज़्यादा डाल दो, भाव थोड़ा कम कर दो, लग रहा है कि ज़्यादा था, तो वो सब करेक्शन करने का डबिंग में चांस रहता है। लेकिन सिर्फ करेक्शन का चांस रहता है, तुम दृश्य बदल नहीं सकते। मगर वो जो ज़रा सा चांस होता है ना, लेट मी टेल यू, जादू पैदा करता है। जब प्रैक्टिकली तुम करोगे ना, तुम्हारी समझ में आ जाएगा कि हाँ जादू पैदा होता है। सर लेकिन इम्प्रोवाइजेशन के लिए जल्दी नहीं करते होंगे, डायरेक्टर जल्दी एग्री नहीं करते होंगे इम्प्रोवाइजेशन के लिए। डायरेक्टर जो कहे वो कर, बस, और कुछ नहीं, बाकी वो जानेगा। लीडर, हर जगह डायरेक्टर को तो लीडर नेवर। अबे एक सामान्य सी क्लास लेने हम आते हैं, हम स्टूडेंट के साथ कनेक्ट बनाते हैं। वो तो फिल्म बना रहे हैं भाई, वो एक्टर के साथ कनेक्ट नहीं बनाएंगे तो कैसे काम चलेगा? कनेक्ट, एक मेंटल कनेक्शन होता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने घंटों बातें की है कि नहीं, आप में दोस्ती है कि नहीं। तुम्हारा को एक्टर शॉट से बाहर तुम्हारा दुश्मन है और तुम उसके साथ एक्टिंग करने में असहज हो जाओगे, फिर तो वो चला जाए। अक्सर ऐसा होता है, 2.5 घंटे की फिल्म है, आधी फिल्म की शूटिंग हो गई, उसके बाद 2-3 एक्टर्स के बीच में झगड़ा हो गया और अगले दिन उन तीनों का एक ही सीन में शूट है। अब ये इसका मुंह ऐसा है, उसका मुंह वैसा रहेगा तो काम चलेगा क्या? लचीलापन। मैं नहीं कहता दुश्मनी तोड़ दो, तुमको जो करना है करने का। एक्टर के फ्रेम से बाहर तुम जो हो तुम रहो भाई। मैं तुम्हें इंसान बनाने नहीं जा रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ? सर सीधी सी बात। कुछ
हाँ बोलो। सर जैसे सर कोई सैड सीन है और आप बोल रहे हैं कि ना सर 25-25 शूट होते हैं तो सर वो कैसे सैड सीन को कैसे देंगे सर वो सर जो रो रहा है सर टेक 25 टेक हाँ फिर से आपको बोलना पड़ेगा। इसलिए डाल 25 फिर से तुम तो रोने की बात छोड़ो, सबसे बड़ी समस्या होती है खाने वाले सीन में, हाँ खाते जाओ पीने वाले सीन में। आपके सामने वो चीज पड़ी है जो कि आपको कभी पसंद नहीं थी और 25 बार उसको खाना पड़ रहा है। सर उससे भी बड़ी बात कि सर वो बहुत देर रहने के बाद वो खराब भी हो जाता है, कई बार ऐसा भी होता है। हाँ वैसे मैं इसका ध्यान रखता हूँ, मैं ध्यान रखता हूँ बहुत अधिक मात्रा में। सिगरेट का सीन, जब तक 8-10 सिगरेट खर्च नहीं होगा कोई शॉट ओके नहीं होगा। नहीं होगा। क्यों? सिगरेट की लॉ की कंटिन्यूटी है। पिछले शॉट में आधी सिगरेट जली हुई थी, अब शूट खत्म हुआ, उसको तो बुझा देना पड़ेगा क्योंकि फिर अगला शॉट लाएगा 10 मिनट बाद, तब तक और चीजें चेक की जाएंगी, तो 10 मिनट बाद तो तुम नई सिगरेट जलाओगे ना। अब उसको वहां तक खत्म करना पड़ता है, एक्टर करके लाते हैं। हाँ ये ठीक है सकता, ठीक चल सर जो स्मोक नहीं करते उसके लिए आर्टिफिशियल जो स्मोक नहीं करते। अरे मेरे साथ तो बहुत बड़ी समस्या हुई थी। वो आर्यन वैग मिस्टर इंटरनेशनल, मैंने 20-25 फिल्में की हैं उसने, ओके उसको मैंने इंट्रोड्यूस किया था, वो स्मोकर है ही नहीं। ऑलराइट, अब मेरा शॉट था कि वो एक साथ 2 सिगरेटें जलाता है और उसमें से एक निकाल के किसी को देता है, और मुझे इतनी समस्या हुई क्योंकि उसका मुंह चेहरे पर आ जाता था उसका, ठीक, और ज़रूरी था मुझे, वरना मैं उस कैरेक्टर को सिगरेट नहीं देता, ज़रूरी था मुझे। मगर 2-3 शॉट के बाद फिर मैं उसके साथ घूमने लगी, कुछ मैंने उससे बात की थोड़ी पर्सनल, वो समझिए आया कर, अगर कोई ना भी पीता हो तो पीना कम कर गया उसके बाद। आर्टिफिशियल नहीं आती है सर? हाँ आर्टिफिशियल मैंने कभी अल्लू अर्जुन के और दूसरी चीज़ है कि कुछ भी सिगरेट बहुत नुकसान कोई पसंद नहीं करता है। ओके कम ऑन, बस अब कुछ चीज़ें रह गई हैं। हाँ ये सब डिस्कस कर चुके हैं, अब आ जाओ असली चीज़ पर मैं आना चाह रहा हूँ। किसी भी एक सीन का डेवलपमेंट कैसे, ये मुख्य रूप से समझो। फिल्म के सीन्स बड़े छोटे छोटे होते हैं सर, आधे पेज के, 1 पेज के, 2 पेज का सीन तो काफी लंबा सीन हो गया, ठीक है। हमेशा समझो किसी भी सीन में एक्टिंग और ब्लॉकिंग, डायरेक्टर ब्लॉकिंग करता है, तो एक्टिंग और ब्लॉकिंग ये दोनों सबसे ज़्यादा किस पॉइंट पर निर्भर है, वो है, एक बात समझ लो, तो उस दृश्य का पर्पस क्या है, वो दृश्य उस स्क्रिप्ट में या उस फिल्म में क्यों, ये समझने की कोशिश। उस दृश्य में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, क्योंकि हर चरित्र कुछ चाहता है। जिस वक्त एक सीन में 2 चरित्र आए, वो सीन बना इसलिए है क्योंकि ये चरित्र उस सिचुएशन से कुछ चाहा, ठीक। मान लो माँ बेटे को समझा रही है कि बेटा तुमने जो वो ऐसे ऐसे किया था वो बहुत गलत काम किया, और बेटा नहीं मानता माँ की बात और चला जाता, ये दृश्य, ठीक। तो सबसे पहले माँ को चाहिए, माँ के का चरित्र करने वाले पात्र को चाहिए वो ये समझे कि इस सिचुएशन में
मेरा चरित्र क्या चाहता है, तो चाहता ये है कि उसका बच्चा उसकी बात मान ले। ठीक, बच्चे का चरित्र करने वाले को ये समझ में आना चाहिए कि मेरा चरित्र इस सिचुएशन में क्या चाहता है। तो वो चरित्र ये चाहता है कि किसी तरह मां से पीछा छूटे और मैं भागूं। Got my point? ये बात जो ही एक्टर की समझ में आई, आधे से ज्यादा मैदान तो उसने उसी वक्त जीती। मैं तुम लोगों को कैप्सूल्स दे रहा हूं, मैं विस्तार में बिल्कुल नहीं चाहता, मैं बस गाड़ के उसका जो ये निकल रहा है ना मधुर, मैं वो दे रहा हूं तुम लोग। So in every scene, every character has a particular want. Something a character has to achieve. जैसे कि कॉलेज जाने का दृश्य, ओके, तो एक्टर क्या चाहता है, वो कैरेक्टर क्या चाहता है, कॉलेज पहुंचना चाहता है। कुछ तो होगा, कोई तो वांट होगी उस चरित्र की। उस वांट को समझो कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन में वो चरित्र क्या चाहता है, किस इमोशनल डेस्टिनेशन पर पहुंचना चाहता है। ये बात जो ही समझ में आई तो ही बारीक से बारीक अभिनय कैसे तुमसे हो जाएगा तुमको पता ही नहीं चलेगा, अपने आप हो जाएगा। समझ गए बात को? सर हाँ ठीक है। हर चीज के लिए कोई ना कोई एक्शन हम उसमें जोड़ दें, इस चक्कर में मत रहो। सिनेमा एकदम इस चक्कर में मत रहो। उस मनोभाव में हम आ गए, जो कुछ हमसे हो गया वही सर्वश्रेष्ठ होगा। हो सकता है उनको पता भी ना हो कि हमसे क्या हो। समझ गए? यस सर। द इनर मीनिंग, अंदरूनी अर्थ क्या है, ये समझ। Learn to think like your character. कैरेक्टर का थॉट, क्या सोच रहा है, क्या सोच सकता है, सोचता है। तुम एक चरित्र हो, हत्यारे का चरित्र, ठीक? तो तुम्हारा थॉट प्रोसेस क्या? हत्या करने से क्या? तुम्हें हत्या में आनंद आता है। तो भावना के स्तर पर अगर हत्या में आनंद का अनुभव नहीं करोगे तो कैसे हो करोगे? तुम्हारी आंखों में वो चीज रावण राव देखते हो उसकी आंख। डायरेक्टर ने भी बड़ा खास स्टाइल दिया उसको, ऐसे ये सोचकर कि ये चरित्र मुख्य रूप से आंखों पर निर्भर करता है। वैसे ये जो स्टाइल है ये चोरी की स्टाइल है, फिल्म मजबूर में प्राण की स्टाइल है। अनुराग, लेकिन उसका उपयोग अनुराग ने बड़े ही क्रिएटिव ढंग से किया। रामन राघव, मुझे वो फिल्म बड़ी बकवास फिल्म लगती है दिल से। लेकिन इसमें वो तत्व है जिसको लेकर मैं तुम्हें बता सकता हूँ। सर कौन सी? वो एक हत्यारे पर बनाई गई है, सच में बहुत, लेकिन नहीं, बहुत टू मच परवर्शन इज देयर, टू मच परवर्शन इज देयर। नो दूसरा, इसमें एक्टर्स बहुत सहयोग कर सकते हैं। मैं 3 दिन से बार बार कह रहा हूँ, जब भी कोई सीन ओपन होता है उस वक्त हर चरित्र क्या कर रहा है, बात कर रहा है, तो फिर हो सकता है कि मुंह धोते धोते बात कर रहा हूँ। बिजनेस उस वक्त तुम्हारा बिजनेस क्या है? इसमें अक्सर अपनी तरफ से प्रयास करो कि बीइंग इन दैट कैरेक्टर तुम डायरेक्टर को सजेस्ट कर सकते हो, तो करो सर मैं इसमें एक बुक ले लूँ क्या? ओके सर, ऐसा कीजिए थोड़ा सा भूजा अगर पकते करें बिजनेस कैसा रहेगा, तो थोड़ा सा इसकी ताक में। और मैं तो हमेशा प्रफुल्लित होता हूँ जब एक्टर मुझे कुछ बिजनेस सजेस्ट करता है, बहुत खुश हो जाता हूँ, बहुत खुश हो जाता हूँ। क्यों?
क्योंकि ये उस एक्टर की तरफ से नहीं आया है, उस एक्टर की वजह से आया है। सर और मैं उस कैरेक्टर की तरफ उतना नहीं सोच सकता जितना वो एक्टर सोच सकता है। की बात अब मुश्किल से 5-10 मिनट और फिर ये सेशन डन। ऑन द स्पॉट फिट पर ऐसा जरूरी नहीं वो प्रॉप सेट पर अवेलेबल कोई जरूरत नहीं है, जो है वो करो। और वैसे जनरली डायरेक्टर तुमको बताएगा कि तुम क्या जनरली, लेकिन हर कोई नहीं बताता। और मैं तो पूछता हूँ, मैं तो जनरली पूछता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि यार तू एज कैरेक्टर क्या सोच रहा है। एक सीन था, तुमको एग्जाम्पल बताता हूँ, बड़ा ही प्यारा था। एक लड़का एक लड़की, उसमें उनका प्रेम दृश्य था, जो कि वहाँ से उसकी शुरुआत होती है। तो कुछ फ्रेंड्स हैं, वो लोग गए हैं पिकनिक पर, और फ्रेंड्स ने साजिश कर रखी है कि इन दोनों को अकेला छोड़। तो कहीं पर बातों बातों में उनको अकेला छोड़कर सारे फ्रेंड्स निकल जाते हैं। अब दोनों अकेले रह गए हैं, वो दृश्य ठीक है। तो मैंने एक्टर से पूछा, तो लड़की तो बैठी हुई थी, थोड़ी सर में बैठी हुई ना, ठीक है। लड़का तू क्या कर रहा है? अब कई चीज़ें हम लोगों ने आजमाई। वो बोला कि मैं स्पीड सेटिंग कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा आजमाया, फिर कुछ इधर फिर कुछ उधर। लास्टली उसने क्या कहा कि लड़की जो यहाँ बैठी हुई थी ऐसे ऐसे पैर गिर करके हाथ उस पर ऐसे ठीक। तो लड़के ने कहा कि सर मैं यूं बैठता हूँ, चुटकी मुक्की में फायदा क्या था कि बिना हाथ बात का सहारा दिए खड़ा हो सकते हैं। तो सीन में इतना फ्लो आ गया, और चुटकी मुक्की है तो हल्का सा यूं झुकेगा तो एक अलग अदा बनेगी, हल्का सा यूं होगा तो एक अलग अदा बनेगी। और उसके बाद जब हम लोगों ने सीन किया है, वो इतना, चूंकि उसमें डायलॉग बहुत कम थे, संवाद यही था कि अरे ये लोग हम लोगों को ऐसे छोड़ के क्यों चले गए। तो लोग की धीरे से मैं क्या करूँ, फिर लड़का कुछ कहता है, फिर दो शब्द के संवाद थे, बस दो शब्द एकदम धीमे धीमे से संवाद। और 10 से 15 मिनट के अंदर उन कलाकारों ने इतना सुंदर सीन निकाल के मुझे दिया। तब मैंने सोचा कि अब मैं कैमरा कर रहा हूँ। तो सब सर्वोत्तम दृश्य ऐसे बनते हैं, उसमें एक्टर का महान योगदान होता है। कठपुतली बनकर रहने की जरूरत है। और जो डायरेक्टर ये देखने लगेगा ना कि ये एक्टर खुद कुछ करता है, वो तुम्हें छूट देना चालू करेगा। अगर वो सही इंसान है, अपने आप तुम्हें छूट देना चालू करेगा। ऑल राइट टीम वंस हो गए, हम लोग कर लिए। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ द सीन का उद्देश्य क्या है, ये हम लोग समझेंगे। हाँ, फैक्टर ऑफ डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी हाल ही इसी फिल्म में, हाँ, उसी की शूटिंग पर एक आर्टिस्ट ने शूटिंग के बाद कहा, सर हम बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा है। मैंने कहा क्या वो नहीं है, मैंने उसे चेंज किया। उसने कहा सर मैं देख रहा हूँ कि जो एक्टर है उसको ज़्यादा डोमिनेटिंग शॉट मिल रहा है, और जो नॉन एक्टर है, जो खराब एक्टर है, जो खराब एक्टर है उसको ज़्यादा डोमिनेटिंग शॉट मिल रहा है। और मैं जो कि इतना अच्छा एक्टर हूँ, मुझे डोमिनेटिंग शॉट नहीं मिल रहा। एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। रात भर की शूटिंग थी, सुबह 6 बजे के आसपास वो मेरी शूटिंग करके मैं अपना घर जाकर लेटा हुआ था, सब लोग पैकिंग वैकिंग चल रही थी। वो आया धीरे से मेरे पास, मैंने उसको कहा कि एक्चुअली शॉट जो है हम एक्टर के हिसाब से नहीं लगते, हमारे लिए हर कोई अच्छा है, तभी तो उसको कास्ट किया है, तभी तो हमने कास्ट किया है। अब मैंने बार बार कहा ना, हम थर्मामीटर नहीं लगाते उसके अंदर कितने डिग्री का टैलेंट है, नो, वो चरित्र में आ गया। अब उस सीन में कौन सा चरित्र डोमिनेटिंग होना है, ये उस सीन की डिमांड है, और मेरा कैमरा उसी हिसाब से जाएगा। जिसको तुम नॉन एक्टर कह रहे हो, वो उस सीन में उसका चरित्र तुम्हें डोमिनेट करता है। वो डोमिनेशन नहीं होगा तो काम मेरा चलेगा ही नहीं।
सर ये सब इतनी बात तो हमको समझ में नहीं आती है, लेकिन सर हमने भी कुछ फिल्में की हैं, हमको भी पता है। तो मैं समझ गया कि मेरे साथ ये काम नहीं करता है। Right. तो मैं अगर मुझे ये लग जाता कि आगे से अगर वो चेंज किया, मतलब एक पूरी रात की शूटिंग मुझे डब्बे में डालनी पड़ी। सर एग्रीमेंट वगैरह भी तो 60-70 लाख 60-70 हज़ार रुपये एग्रीमेंट भी तो कहाँ केस ना, एग्रीमेंट एक फॉर्मेलिटी से ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे लिए। नहीं, यही सब करते रहेंगे। नहीं सर, वैसे ही 2-3 केस कर चुका। लेकिन आपने ऐसी हरकत ही कर दी तो क्या था? लेकिन इन सब चीज़ों के लिए आपने निर्देशक का अपमान कर दिया, इसके लिए आपका गुडविल खराब हो गया। कुछ भी यार, फायदे नफे नुकसान से तो जिंदगी को कभी वैसे भी मत तोलो, कभी मत तोलो। इससे कितना नफा हमको होगा, इससे कितना नुकसान हमको होगा, कभी नहीं। सीधे बात। तो फैक्टर ऑफ डोमिनेंस होता है, ओके, और उसके हिसाब से मूवमेंट्स देने पड़ते हैं। दर्शक का ध्यान इस पर इस रूप में जाए कि इससे दर्शक दबा हुआ महसूस करे। उसके लिए आप उनको स्टेज पर फोरग्राउंड देते हैं, खास किस्म का मूवमेंट देते हैं, सिनेमा में लो एंगल लगा देते हैं। गॉट माय पॉइंट? ये सब तरह की चीजें हैं, ये सब फैक्टर्स उसमें आ रहे हैं। हाँ, व्हाट द कैरेक्टर नोज एंड व्हाट द कैरेक्टर डजंट नो। किसी एक खास सीन में उस कैरेक्टर को कितना पता है परिस्थिति के बारे में, और इस कैरेक्टर को कितना पता है परिस्थिति के बारे में, इसकी जरा खोजबीन हमेशा करें। पूरी कहानी के विषय में हो सकता है इस कैरेक्टर को पता ही नहीं है। मान लो एक कैरेक्टर फौज से घर जा रहा है खुश खुश, और उसे पता नहीं है उसकी माँ मर चुकी है। तो खुश खुश घर जाते वक्त तुम्हें उस अंदाज में होना है, तभी तुम जब घर पहुंचोगे तो माँ की वो वाली खबर जो है, वो जीवन की सबसे बुरी खबर जो है, वो तुम्हारे सामने आएगी, तो ऑटोमेटिक तुम्हारे चेहरे पर वो शॉक आएगा। जबकि तुम पहले से जानते हो ना, मैं तुम्हें तो पढ़ रखी है, ठीक है। कैरेक्टर में होते वक्त ये सोचो कि मुझे क्या पता नहीं है। यस, ओके, आई एम रेडी। गॉट माय पॉइंट? यस सर। इस तरीके से कैरेक्टर, सिचुएशन एंड ड्रामेटिक रिलेशनशिप पर डिपेंड करता है डोमिनेंस। ड्रामेटिक पर्पस, यस, वी हैव डन। फेलियर एंड सक्सेस, हाँ, हर एक सीन में किसी न किसी चरित्र की सफलता होती है और किसी न किसी चरित्र की असफलता होती है। इस अंदाज से आप वो सीन पढ़ना शुरू करो। कोई डाउट हो और हर सीन में मान लो दो लोग बातचीत कर रहे हैं, ओके। अब इसका पर्पस है कि ये इसको भड़का दे और वो जाके किसी की हत्या करे। ये सीन है भड़काने वाला, ओके। तो इसका वांट क्या है कि मैं इसको भड़का दूंगा। उसका वांट क्या है कि मैं अपना, नहीं, उसको तो पता ही नहीं कि वो भड़काने वाला है, सब कैरेक्टर को नहीं पता। उसका वांट क्या है, मेरी दोस्ती कायम रहे, सहृदय व्यक्ति, ये कितना अच्छा आदमी है, उसको तो पता नहीं है ना कि भड़का रहा है। अब देखो वांट की एक्यूरेसी कितनी जरूरी है। जरा सा गलत वांट सोच लिया तो बिल्कुल दूसरे भाव तुम्हारे चेहरे पे आ जाए। उसका वांट है दोस्ती को मेंटेन रखना, ओके। इसमें उसको क्या पता है क्या पता नहीं है, समझ गए? उसको पता नहीं है कि उसको भड़काया जा रहा है। अब पहले से तुम मान के चलोगे कि हमको भड़काया जाएगा तो फिर वो भाव आएगी नहीं चेहरे। तो अपने आप को अभ्यास, ये अभ्यास की चीज़ है कि जो तुमको पता है करते वक्त, व्हेन यू आर इन द रोल, उस वक्त वो तुमको पता नहीं है। ये माइंड क्रिएट, समझे? और ये सब बहुत बारीक चीजें हैं जो कि सिनेमा में बहुत इम्पोर्टेंट। बस वही, हाँ, किसी भी प्रतिक्रिया के लिए कारण होना चाहिए।
न्यूटन का पहला सिद्धांत है जो अभिनय पर लागू होता है। हर एक चीज अपनी स्थिर स्थिति में या गतिमान स्थिति में को मेंटेन करने की कोशिश में रहती है तब तक जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया एक्टिंग का मूल मंत्र है मेरे दोस्त। सामने वाले ने कुछ कहा, ओके, वो क्या था, तुम लोगों का दृश्य था, वो किसी पर वो जो बालों वाला लड़का था वो भड़कता है उस पर, ओके, तो भड़कने के लिए वो मोटिवेटेड हुआ ना। इस कैरेक्टर ने उसको पुश किया भड़कने के लिए। अब तुम हर सीन पर इसको लागू करना चाहते हो। छोटे से छोटे कलाकार, भाई बहन वाला सीन, बहन को रोने का मोटिवेशन मिला ना, अरे 3 दिन पहले राखी मांगने को जा रहा है, रोने खड़े हो गए। व्हाट अ मोटिवेशन, सच में खड़े हो गए। व्हाट अ मोटिवेशन, तब जाके उसकी करुणता उभरेगी। जब तुम्हें पता है कि हमारा मोटिवेशन का फोर्स क्या है। बिना मोटिवेशन मत करो। ट्राई टू बी इन द स्टेट ऑफ इनर्शिया। ठीक, ये सिद्धांत बहुत बड़ा सिद्धांत है, कम से कम 200 पेज का चैप्टर है ये, ऐसे समझो। लेकिन मैं तुम लोगों को कैप्सूल दे रहा हूँ, एक पूरे कोर्स का मैं कैप्सूल दे के अभी चला जाऊँ, ठीक है। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन अ स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन टेंड्स टू रिमेन इन दैट स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट। ठीक, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। दो लोग यहाँ बात कर रहे थे, एक सीन था और एक लड़का, नया लड़का एंट्री लेता है, राइट, ठीक है। तो जब वो एंट्री लेता है तो उस वक्त ये दोनों उसकी ओर देखते हैं। तो मैंने कैमरा इन पर लगाया, एंट्री लेने वाले पर कैमरा, इन पर कैमरा, ये दोनों बात कर रहे हैं और उसकी एंट्री हुई तो इसने देखा। तो एंट्री के लिए मैंने कहा था उस लड़के से, तू मौके पर एंट्री ले लो। अब इन लोगों ने रिहर्सल किया, तो बातचीत के एक बार रिहर्सल हुआ, 2 बार रिहर्सल हुआ, तो बातचीत के एक खास पॉइंट पर वो लड़का एंट्री लेता है। तो इनको 2 बार के रिहर्सल में अभ्यास हो गया कि जब हम ये बोल रहे होंगे तब हमको गर्दन घुमाना। तीसरे शॉट में लड़के की एंट्री थोड़ी लेट हुई, लेकिन वो उस पॉइंट पर पहुंचे तो उन्होंने गर्दन घुमा दी। Because there was no motivation. समझे बात? हाँ? उससे मतलब नहीं है ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल तुम लोग को दे रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल तुम लंगड़े हो, ठीक है, तुम लंगड़े हो, तो लंगड़े तो 150 तरीके के हो सकते हैं। ये भी लगाना है और यूँ होकर भी चलना लगाना है और यूँ होकर भी चलना लगाना है। अब तुम्हें तय करना पड़ेगा एज एक्टर कि तुम किस कारण से लगा। तो तुम्हें अगर मान लो पैर के तलवे में दर्द है, इस कारण लंगड़ा रहे हो, तो तुम चलोगे, है ना। लेकिन घुटने में दर्द के कारण लंगड़ा रहे हो तो तुम यूं होके चलोगे, है ना। तो एज ए लंगड़ा तुम्हें ये डिसाइड करना है कि किस कारण से लंगड़ा रहे हो, दर्द कहाँ पर है, ऐसे समझो, इस बात को ऐसे समझो, ठीक है ना। तो उसका एक रीजन ढूंढो, मोटिवेशन का रीजन ढूंढो, तो बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए अपने। क्रिएटिंग हार्मोनी, आपको सामंजस्य पैदा करना पड़ता है हर चीज के बीच में। उसमें पेस ऑफ द सीन बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी सीन हैज एंड
इनबिल्ट पेस। इनबिल्ट तो तुम लोग समझते हैं, डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट उसका पेस ये है। उस पेस को मैच करो। बस एक छोटी सी चीज आता है, हाँ, फिल्म अभिनय कोई तुम्हें रोल मिले, तुम उसका अभ्यास कर रहे हो। अक्सर तुमने सुना होगा आईने के सामने अभ्यास करो। वो गलत है ना? मैं यही कह रहा था। सर क्यों गलत है? सर हमें तो पता है। एक्सप्रेशन फिक्स कर लेते हैं देख के। थिएटर में कुछ हद तक हेल्प करता है, कुछ हद तक, बस। लेकिन जो आदमी ज़्यादा उस पर रहता है वो अपनी मुद्राओं का गुलाम है। सर वो फिक्स कर लेता है देख देख के, यहाँ पे ऐसे कैरेक्टर से बाहर हो जाता है। तो इस टाइम सिलेबस की नहीं बोला। ऐसा हाथ कर देता है। चीज़ अब मैं तुमको मंत्र देता हूँ यार, मैंने तो मंत्र बना रखे हैं हर चीज़ के। कैमरे के सामने अभिनय करना, करके अभ्यास करना, कभी एक आध बार करके देख लो, ठीक है। अरे आईने के सामने नहीं करना, क्यों? क्योंकि तुम एक ही समय में परफॉर्मर एंड ऑडियंस दोनों नहीं हो सकते। बात ही खत्म। तुम जो ही ऑडियंस बने, खुद को देखने लगे, चरित्र से बाहर निकल गए, तो जब तुम बार बार जानबूझकर, इसे कहा जाता है बाइंग द प्रॉब्लम, समस्या को खरीदना पैसा दे, तुम अपने समय को, कीमती समय को का पेमेंट करके और तुम अपने लिए समस्या खरीदो, समझे? हाँ, आजकल बड़ी सुविधा, कैमरा रख लो, कर लो, किसी भी तरफ देखते हुए फिर इसको देखो, अपने को जज करो, तुम लोगों को तो बड़ी सुविधा है। हाँ? तो ऐसा अब समझ गए? हाँ, सीन को याद करना, लंबे लंबे सीन्स को याद करना, उसका जो सबसे अच्छा तरीका होता है वो होता है सीन को कुछ बीट्स में डिवाइड करना, ब्रेक डाउन कर दीजिए उसे। बीट मतलब जहाँ भी फिल्म में, जहाँ भी सीन में कुछ मेजर चेंज होता है, टर्निंग पॉइंट उसे कहते हैं। जहाँ जहाँ टर्निंग पॉइंट है वहाँ वहाँ तक एक बीट, BEAT, एक एक बीट वाइज उसको याद करो, या बीट वाइज लिख लो। इस बीट में क्या होता है? इस बीट में राम श्याम को समझाने की कोशिश करता है। सेकंड बीट, श्याम नहीं समझता तो राम उसको थप्पड़ मारता है। थर्ड बीट, थप्पड़ खाकर राम को बहुत बुरा लगता है और वो बाहर चला जाता है। अब ये 3 चीजें हुई। अब उसमें 5-5 संवाद होंगे, 6-6 संवाद होंगे, ओके। तो उन दोनों में कन्वर्सेशन चल रहा है, ये तुमको पता है, तो डायलॉग अपने आप याद आ जाएंगे तुमको। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे PPT में लिखी हुई हैं। PPT तुम लोगों को भेजी जाएगी, पढ़ लेना। Closing the chapter for the first. लंच के बाद 1:40 हो रहा है। और इसी बीच में सर तुम लोगों को, हेलो सर, तुम लोगों को सीन भेज देंगे, मैंने सर को भेज दिया है सीन, ओके। उसमें 4 बीट्स हैं, हर बीच में, और मतलब एक लड़का है एक लड़की है, पूरा सीन एक लड़का एक लड़की का है, तो हर बीच में एक लड़का एक लड़की चाहिए। मैं निश्चित रूप से लौटने निकलूँ। सर मैंने नहीं किया सर, जो सर नहीं किया इन्होंने, अब ऐसा नहीं किया, हो गया। मानव सेन, तुम सब पर्चियां जानते हो? प्रकाश, सोनी,
सर डीओपी नहीं, 2-3 कैमरे नहीं है। हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? हम लोग कुछ खेलने नहीं जा रहे, हम लोग सीखने जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब आ जाओ। मुकेश कुमार के साथ कौन? रुकिए, मुकेश कुमार के साथ कौन? नैन्सी। प्रकाश सोनी के साथ कौन? प्रकाश सोनी। रूबी। मानव सिंह के साथ कौन? सर आपको अभी अलका। बाकी बचे हुए हाँ कितने बचे? अच्छा, मानव सिंह चला गया। केविन पंडित, तान्या। ठीक है, अब इसको ले जाइए। ओके, ऑलराइट। अब मैं बस यूं ही पेयर्स खड़े होंगे एक साथ, कपल से एक साथ हो गया ना? ठीक है, बस सीधे हम लोग एक तरफ से शुरू करेंगे। बीट नंबर 1, बीट नंबर 2, बीट नंबर 3, बीट नंबर 4। ठीक, अब आप लोग अपने अपने बीट का याद कीजिए। आप सब लोग पूरा क्योंकि मैं शूटिंग से ज्यादा पढ़ाई करूँगा। हाँ, बिल्कुल 1 2 3 करके आपको उतने बीट का जो हिस्सा है वहां से आपको शुरू करना होगा और आपको ये देखना होगा कि पिछले वाले ने इमोशन को कहां पर रखा है, वहीं से कंटिन्यू करना होगा। ठीक, अब आ जाइए आप सब गंभीरता से पढ़िए और सबसे पहले इन चारों बीट्स को यानी बीट नंबर 1 में क्या, बीट नंबर 2 में क्या, बीट नंबर 3 में क्या, समझने की कोशिश कीजिए। जो कुछ हम लोगों ने अब तक पढ़ा है उसका हम लोग यहाँ पर पढ़ा है। पूरा सीन पढ़िए। उसी समय के बाद मैं आप सब लोगों का मोबाइल ऑफ करवाऊंगा और एक एक करके पूछूंगा कि इस बीट में क्या होता है, आपको बोलना पड़ेगा। मैं पूछूंगा उसमें कैरेक्टर का मान क्या है। ओके, मैं पूछूंगा सक्सेस में जो हमारा फैक्टर क्या काम कर रहा है, डोमिनेशन का फैक्टर क्या काम कर रहा है, ये सब मैं डिस्कस करूंगा। एक दूसरी बात
कभी भी फिल्म के सीन का डायलॉग एक्टर के याद नहीं नॉर्मली याद पहाड़े की तरह याद। जब एक्ट करने जा रहे हैं, जब कैमरे के सामने आ रहे हैं, तभी अभिनय कीजिए, अदरवाइज अपने वरना होता है कि इस वर्ड पर मुझे जोर देके बोलना है, उसको मुझे ऐसे करके बोलना है। ये थिएटर में होता है जहाँ आप लोग 1 से 2 महीने का अभ्यास करते हैं, फिल्म में नहीं होता। क्षण को भाव आ रहे हैं इतने समझने की कोशिश कीजिए क्यों ईंट को वहीं पर काटा गया। कैसे वो टर्निंग पॉइंट है। आप सब लोग निर्देशक की तरफ दृश्य को देखिए। अगर आप सीन को डिरेक्ट कर रहे हैं तो आप कैसे आपका दृश्यबंध क्या होगा। बिल्कुल अंत में दोनों एकदम दोस्तों की तरफ निकल पड़ते हैं, है ना? उतार चढ़ाव है ना? एक बार इस सीन की लड़की बन के भी सोचो, अपने आप को लड़के की जगह रख के कैरेक्टर के तौर पर सोचोगे। एक बार अपने आप को लड़की की जगह रख और सोचो कैरेक्टर बनकर उस कैरेक्टर का मान किस क्षण क्या है, कैसे कैसे उसमें शिफ्ट होता चला जाता है।
एक्ट कर रहे हैं, मैंने मना किया एक्ट करके यार, क्या क्या करें एक्ट करके और मैं 3 मिनट और दूंगा, उससे ज़्यादा नहीं। आ जाइए।